हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूथ कंपटीशन टाइम्स की इस ऑनलाइन पाठशाला में। जैसा कि आप सभी को पता है, वाईसीटी किसी नाम का मोहताज नहीं है। वाईसीटी की किताबें लंबे समय से प्रकाशित होती रही हैं और यह अनेकानेक विद्यार्थियों का लगातार मार्गदर्शन भी करती रही हैं। तो आज इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी के समक्ष इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र की क्लासेस लेकर के आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। हमारा जो प्रयास रहेगा इकोनॉमिक्स को यानी कि अर्थशास्त्र की जो विषय वस्तु रहेगी, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन करते हुए हम ये समझेंगे कि अर्थशास्त्र की एक बेहतर समझ का हम कैसे विकास कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता चलूं, जो इकोनॉमिक्स है, अगर इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो इकोनॉमिक्स में किसी भी तरीके से इसमें पैसे का अध्ययन नहीं बताया गया है। जो इकोनॉमिक्स है यानी कि अर्थशास्त्र है, इसमें यह बताया जाता है कि किस तरीके से सीमित संसाधनों का उपयोग करते हुए मानव की असीमित इच्छाओं का पूर्ति की जा सके। यानी कि जो मानव है, मानव की इच्छाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती हैं और मानव की इस बढ़ती इच्छा को किस तरीके से सीमित संसाधनों के द्वारा पूरा किया जाए, उसका जो अध्ययन किया जाता है वह अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। जो अर्थशास्त्र होता है मेरे प्यारे साथियों, यह एक सैद्धांतिक पक्ष होता है। यानी कि इसमें हम ये देखते हैं कि क्या, जैसे कि मान लीजिए कि पारिभाषिक जो शब्दावलियां होती हैं वह हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत देखते हैं। जब हम इसको इकोनॉमी अर्थात अर्थव्यवस्था में समझने का प्रयास करते हैं तो मैं आपको बताता चलूं, जो अर्थव्यवस्था होती है, अर्थव्यवस्था में हम इसके व्यवहारिक पहलुओं की जांच करते हैं, व्यवहारिक पहलुओं का अध्ययन करते हैं। तो आइए मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं, जैसा कि मैंने आपको बताया अर्थशास्त्र। तो जो अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं, अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं एडम स्मिथ साहब, इनका नाम है एडम स्मिथ। और अगर भारतीय अर्थशास्त्र की बात करें तो विश्वेश्वरैया, क्या नाम है, विश्वेश्वरैया को भारतीय अर्थशास्त्र का पितामह अर्थात जनक कहा जाता है। अर्थशास्त्र की एक जो है कि एडम स्मिथ की एक बुक आई द वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि 1776 ईस्वी में प्रकाशित हुई। आप सभी को पता है अमेरिका लगभग इसी समय तक के आसपास आजाद भी हुआ था और यहाँ पर 1776 ईस्वी में यह इनकी बुक भी आई जिसमें अर्थशास्त्र के बारे में बताया गया। इसके अलावा अर्थशास्त्र आप लोग एक जो हमारे बहुत बड़े विद्वान रह चुके हैं, चाणक्य की भी बुक रही, लेकिन जो चाणक्य की बुक है उनका नाम अर्थशास्त्र है। उसमें धन संबंधी बहुत ही कम बातों का जिक्र किया गया है, उसमें राजनीति से संबंधी बातों का ज्यादातर जिक्र कर देखने को मिलता है। तो अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आखिर जब भी किसी विषय को पढ़ा जाता है तो उस विषय को पढ़ने से पहले हमारा जो सबसे पहले तरीका होना चाहिए वह यह होना चाहिए कि आखिर हम इस विषय को पढ़ क्यों रहे हैं। तो मैं आपको बताता चलूं, जैसे मान लीजिए कि जब भी किसी मानव सभ्यता का विकास होता है तो उस मानव सभ्यता को सुचारू रूप से चलाने के लिए किसी कानून की जरूरत पड़ती है। जब हम कानून का अध्ययन करते हैं तो उसको हम पॉलिटी के अंतर्गत देखेंगे, भौगोलिक क्षेत्र का अध्ययन करेंगे तो भूगोल के अंतर्गत देखेंगे। लेकिन उस सभ्यता, उस संस्कृति को सुचारू रूप से चलाने के लिए धन संपदा की जरूरत पड़ती है, विनिमय जो है कि आपका विनिमय की जरूरत पड़ती है। जैसे कि मान लीजिए कि बार्टर सिस्टम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जब पैसा नहीं था तो लोग क्या करते थे, गेहूं के बदले किसी ने किसी को चावल दे दिया, गाय के बदले किसी ने किसी को बकरी दे दिया, दूध के बदले किसी ने किसी को घी दे दिया या दही दे दिया। तो जिनके पास जिस तरीके से भी संसाधन उपलब्ध रहते हैं उन संसाधनों का उपयोग करके जो है कि अर्थव्यवस्था यानी कि तत्कालीन अर्थव्यवस्था, जैसे कि मान लीजिए कि आदिम समाज की एक अलग प्रकार की अर्थव्यवस्था रही। हम एकदम शुरुआत से इसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि मैं आपको बताता चलूं, जब आदिमानव जो था तो सबसे पहले अगर हम बात करें मानव के विकास की तो लगभग 30 लाख ईसा वर्ष पूर्व लूसी नामक एक महिला का नाम आता है। लूसी, जो यह महिला उत्पन्न हुई, उसके बाद आप देखेंगे कि जब धीरे धीरे मानव समाज बढ़ने लगा तो मानव के पास पहले संसाधन के नाम पे क्या था, मानव के पास पहले संसाधन के नाम पे जंगल थे और इसके पास अगर खाने के नाम पे कहें तो कंदमूल थे, जानवरों का कच्चा मांस था। तो इस समय अगर बात करें तो इस समय आपको अर्थव्यवस्था का वह स्वरूप देखने को नहीं मिलेगा जो कि आज के समय में अर्थव्यवस्था का स्वरूप है। तो यहां पर मैं आपको बताता चलूं, धीरे धीरे मानव समाज बढ़ा और यहां से आप देखेंगे कि आदि मानव के बाद आपको एक घुमंतु प्रजाति देखने को मिली जो कि एक जगह से उठ करके दूसरे जगह अपना जीवन यापन करते थे। धीरे धीरे इन्होंने पशुओं को अपना जो है कि
पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। जब ये पशुओं को पालतू बनाने लगे तो अगर उस समय की बात की जाए तो उस समय संसाधन के रूप में क्या था, पशु मुख्य थे। फिर जब कृषि अर्थव्यवस्था आ गई तो उस समय कृषि मुख्य था। फिर साथियों मेरे आपको देखने को यह मिलेगा कि कृषि के बाद आते आते जब एक कबीला एक साथ रहने लगा तो बार्टर सिस्टम की शुरुआत हो गई। इसके बाद हमें साथियों क्या देखने को मिलता है कि आज की जो अर्थव्यवस्था है उसको हम देखते हैं। तो आज की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए हम ये जानेंगे कि आखिर अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम किन चीजों का अध्ययन करेंगे। तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत जैसे कि मान लीजिए कि आज कुछ संसाधनों का उपयोग करते हुए यह वीडियो, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष शिक्षा आसानी से मुहैया कराई जा रही है। जैसे कि जब जियो आया तो देखिए जियो के आने के पश्चात क्या हुआ कि बड़ी मात्रा में आप कह सकते हैं कि संचार क्रांति हुई और इस संचार क्रांति ने बहुत सारी चीजों को सुलभ बना दिया। दूरस्थ शिक्षा और ज्यादा आसान हो गई और यह भी आर्थिक विकास से ही जुड़ी हुई परिघटना के रूप में परिलक्षित होता है। तो आपने ये देखा, तो मैंने आपको बताया कि सीमित संसाधनों का उपयोग करके, तो ध्यान रखिएगा जब आपको नोट्स बनाना रहे अर्थशास्त्र का तो आप इसको लिखिएगा कि सीमित संसाधनों का, यानी कि सीमित रिसोर्सेस का यूज करके, सीमित संसाधनों का इस्तेमाल करके मानव की असीमित इच्छाओं का, क्योंकि मानव की जो इच्छाएं हैं दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती हैं। जब औद्योगिक क्रांति हो रही थी मेरे प्यारे साथियों, तो उस समय एक वैज्ञानिक का, एक जो आविष्कारक थे उनका यह कथन था कि अभी जो भी मतलब आविष्कार हो रहे हैं यह मानव समाज का अंत है, यानी कि अब आविष्कार इसके आगे नहीं होंगे। लेकिन उसके बाद भी आपने देखा कि आविष्कार होते रहे। औद्योगिक क्रांति के बाद भी आविष्कार हुए। धीरे धीरे मानव ने, जब यूं कहिए कि मानव ने पहले पहिए का आविष्कार किया, फिर टू व्हीलर बना, फोर व्हीलर बना, हवाई जहाज बना और आज के समय में मानव जो है कि मेटावर्स की खोज कर चुका है। यानी कि पैरेलल जो ब्रह्मांड होता है, जैसे मेटावर्स क्या होता है, इस ब्रह्मांड से परे। जैसे कि फेसबुक अभी किस पे काम कर रहा है, फेसबुक का नाम बदल करके मेटा कर दिया गया। इसके पीछे यही कारण रहा क्योंकि आज एलन मस्क को देख लीजिए, यह मेटावर्स में काम कर रहे हैं। मेटावर्स अर्थात आप यहां पर बैठे बैठे अमेरिका जाकर के कोई वस्तु खरीद लेंगे और वह वस्तु आपके घर पे आकर के डिलीवर हो जाएगी। आज तमाम बड़े लोग मेटावर्स में अपनी प्रॉपर्टी बना रहे हैं। हमें आपको हो सकता है कि न पता हो, भारत की पहली मेटावर्स की जो इंगेजमेंट हुई, शादी हुई, साउथ इंडियन एक कपल की हुई। तो मेटावर्स अर्थात कोरोना के समय में जब उनकी शादी नहीं हो पा रही थी तो आप घर बैठे, जैसे मान लीजिए कि आप यहां पर बैठे बैठे कुछ संसाधनों के द्वारा आप मेटावर्स में इंटर कर सकते हैं, वहां पे भ्रमण कर सकते हैं। जैसे कि इसको एक मूवी के द्वारा दिखाया गया था। 2008 में एक मूवी आई थी, 2008 में मेरे साथियों एक मूवी आई थी अवतार, और अवतार 2 अभी 2022 में देखने को, 2022 या 23 में अभी रिलीज हुई है। तो 2008 के बाद 14 साल बाद फिर यह मूवी आई। तो यह सबसे पहले एक पुस्तक में लिखा गया था, उस पुस्तक को धीरे धीरे आधार बना करके आज इसको सच कर दिखाया गया। यानी कि जो मानव की गतिविधियां हैं, मानव की गतिविधियां रुकने वाली नहीं है और मानव इन अपनी असीमित इच्छाओं की पूर्ति के लिए लगातार खोज पे खोज करता रहता है। तो हमने देखा कि असीमित इच्छाओं की पूर्ति के लिए कैसे संसाधनों का उपयोग किया जाए। एक इसका जीता जागता एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप कभी दिल्ली जाइए, मुंबई जाइए, बड़े बड़े शहरों में आप जाएंगे, हो सकता है कि मात्र 100 वर्ग गज की जमीन हो और इस 100 वर्ग गज की जमीन में मान लीजिए कि 50 फ्लोर यानी कि 15 फ्लोर हो। एक फ्लोर पे 4 से 3 फ्लैट हो, यानी कि 4 से 3 परिवार रह सकते हैं। यानी कि इस 100 वर्ग गज के जमीन में, जहां गांव में 200 वर्ग गज के जमीन में सिर्फ एक परिवार रहता है, और यहां पर इस 100 वर्ग गज की जमीन में अगर एक फ्लैट पे, एक मंजिले पे अगर 4 परिवार रहता है, यानी कि 200 परिवार 100 वर्ग गज के जमीन में रहेगा। और उनकी गाड़ियों को पार्किंग करने के लिए आप देखेंगे कि फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर, थर्ड ग्राउंड फ्लोर, यानी कि ग्राउंड फ्लोर में भी गाड़ियों को खड़ी करने की जगह बनाई जाती है। तो यहां पर आप देखेंगे किस तरीके से संसाधनों का उपयोग किया गया है। यही हम पढ़ते हैं अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। तो मेरे प्यारे साथियों, ये तथ्य आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अब मैं आपको बताता चलूं कि जो आय अर्थव्यवस्था के जो स्रोत होते हैं, यानी कि आखिर हम धन प्राप्त कहां से करते हैं। तो अर्थव्यवस्था के जो स्रोत होते हैं तो इसके कुछ क्षेत्र होते हैं। कौन कौन से क्षेत्र होते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, आइए हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र होते हैं, तो अर्थव्यवस्था के मुख्यतः
तीन क्षेत्र माने गए हैं। कौन कौन से? एक तो होता है कि स्वभाव या प्रकृति के अनुसार। क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? स्वभाव या प्रकृति, यानी कि जहां से धन हमें प्राप्त हो रहा है आखिर उसकी प्रकृति कैसी है। इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों दूसरा होता है शर्त, यानी कि टर्म के अनुसार। और तीसरा होता है मेरे प्यारे साथियों स्वामित्व के अनुसार। किसके अनुसार? स्वामित्व के अनुसार। स्वामित्व के अनुसार। तो अब यहां पर अगर स्वभाव की बात करें तो कार्य करने पर आखिर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। तो देखिए इसमें जो होता है इसमें भी तीन पार्ट हैं। कौन कौन से? पहला है आपका प्राइमरी सेक्टर, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को मैं मेरे प्यारे साथियों प्राकृतिक क्षेत्र कहना ज्यादा पसंद करता हूं, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत हम जब भी देखते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी गतिविधियां की जाती हैं, तो जितनी भी कृषि से संबंधित गतिविधियां हैं, चाहे आप आलू का उत्पादन कर रहे हो, पटसन का उत्पादन कर रहे हो, काटन का उत्पादन कर रहे हो, खनिज निकाल रहे हो, यानी कि प्रकृति से जो भी वस्तुएं हमें सीधे प्राप्त हो जाती हैं उसको हम प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत उसका अध्ययन करते हैं। यानी कि अगर आपके पिताजी किसान हैं तो आपके पिताजी प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत हैं। जो दूसरा आता है मेरे प्यारे साथियों सॉरी, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर अर्थात द्वितीयक सेक्टर। अगर द्वितीयक सेक्टर की बात की जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो ध्यान रखिएगा, जो भी प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त हुई चीजें हैं उन प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त हुई चीजों का जब भी निर्माण या विनिर्माण किया जाता है तो उसको हम द्वितीयक सेक्टर के अंतर्गत देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रकृति से हमने आलू प्राप्त किया और उस आलू से हमने समोसा बना दिया, उस आलू से हमने चिप्स बना दिया और उस आलू से बने समोसे को और चिप्स को आपके द्वारा हमारे द्वारा खाया जा रहा है। तो यह जो है कि द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी जब भी निर्माण या विनिर्माण किया जाता है तो इसीलिए द्वितीयक क्षेत्र को यानी कि सेकेंडरी सेक्टर को विनिर्माण क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों समोसा तो बन गया, लेकिन समोसा आपको ला के देगा कौन? तो समोसा जो आपको ला करके वेटर देगा वह वेटर तृतीयक सेक्टर में चला जाएगा, यानी कि तृतीयक सेक्टर जिसको हम इंग्लिश में टर्सरी सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। और इस तृतीयक क्षेत्र में मेरे प्यारे साथियों क्या होता है, इसको जो नाम दिया जाता है सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि जो तृतीयक क्षेत्र है इसमें आप जितने भी जॉब है, हॉस्पिटल है, बिजनेस है, इसके अलावा आप यूं ले लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि आप परिवहन को ले लीजिए। जैसे कि मान लीजिए अगर इसको सामान्य सी भाषा में समझने का प्रयास किया जाए तो तृतीयक क्षेत्र में क्या किया जाता है, आप पैसा तो खूब देते हैं परंतु उस पैसे से कितनी प्राप्ति हो रही है आपको यह पता नहीं चलता है। जैसे कि आप गए नाई के पास बाल बनवाने, नाई ने क्या किया कि आपका बाल काट दिया और आपसे 50 रुपए ले भी लिया, आपका दाढ़ी सेट कर दिया, आपसे 50 रुपए ले लिया। उसने दिया तो आपको कुछ नहीं, लेकिन उसने आपकी सेवा की। अब सेवा करने का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि किसी का बैठ करके पैर दबाया जाए, वही सेवा के अंतर्गत नहीं आता है। अगर मान लीजिए कि जो तृतीयक क्षेत्र है प्राथमिक क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र का सहयोग करता है। कैसे सहयोग करता है? देखिए मेरे प्यारे साथियों, अगर मान लीजिए कि आपके गांव में किसी के पास 40 बीघे जमीन है, 1 बीघे जमीन से एक ट्राली, मान लीजिए कि जो ट्राली होती है, एक ट्राली गेहूं का उत्पादन हो रहा है, यानी कि 40 ट्राली गेहूं का उत्पादन हुआ। और इस 40 ट्राली की गेहूं के उत्पादन को अगर उससे बोल दिया जाए कि बैलगाड़ी लेकर ढो, मैं बैलगाड़ी लेकर के एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाओ, चाहे उससे बोल दिया जाए काम करो अब इसको साइकिल पर लाद लाद के बोरा बोरा पहुंचाओ, तो उसको क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। जब उसको दिक्कत हो जाएगी तो वो क्या करेगा कि एक ट्रक मंगाएगा, या मान लीजिए कि जो लेवी पे गेहूं या धान की खरीद की जाती है तो उसके द्वारा क्या किया जाएगा मेरे प्यारे साथियों, इस पूरे के पूरे 40 ट्राली गेहूं को सरकार खुद खरीद के ले जाएगी। और सरकार जिन संसाधनों का उपयोग करेगी वह होगा परिवहन व्यवस्था। और ऐसा भी हो सकता है कि जियो, रिलायंस या अन्य कोई कंपनी डायरेक्ट उसको द्वितीयक सेक्टर में मंगा ले, वो कहे कि भैया हम इसको मंगा करके पहले यहीं से बिस्किट बनाएंगे, पार्ले जी बनाएंगे। जैसे आलू रहेगा तो क्या करेगा, वह चिप्स बनाएगा, गेहूं रहेगा तो क्या करेगा, पार्ले जी बनाएगा, सूजी बनाएगा। तो वह कहेगा कि हम डायरेक्ट इनको यहां से यहां पर मंगा लेंगे। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी द्वितीयक सेक्टर में। तो जो द्वितीयक सेक्टर है, तृतीयक सेक्टर है मेरे प्यारे साथियों, यह प्राथमिक और द्वितीयक सेक्टर का क्या करता है, सहयोग करता है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, यह क्या करता है, एक तरीके से सहयोग करता है, सेवा देता है। तो ये बात आपने समझ ली, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम समझेंगे शर्त के आधार पे। तो देखिए साथियों, शर्त के आधार पे एक होता है संगठित क्षेत्र। क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, संगठित क्षेत्र। और जो दूसरा होता है मेरे प्यारे साथियों
असंगठित क्षेत्र। क्या होता है? असंगठित। असंगठित, संगठित को इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर, चाहे ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। असंगठित को कहते हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड से तात्पर्य होता है जब भी आप कोई ऐसी जॉब कर रहे हैं, जब भी आप कोई ऐसी जॉब कर रहे हैं जहां पर समय सुनिश्चित है कि आपको 8 घंटे काम करना है, जहां पर यह सुनिश्चित है कि आपको 10,000 से लेकर 20,000 तक तनख्वाह मिलेगी, यह सुनिश्चित है कि आपको हफ्ते में 5 दिन 10 दिन छुट्टी मिलेगी, जहां पर यह सुनिश्चित है कि आपका इतना पीएफ कटेगा, आपका इतना टीडीएस कटेगा, आपको पेंशन मिलेगी, वगैरह वगैरह चीजें, तो यह संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। और अगर यहां पर ये सारी चीजें नहीं तय हैं तो वो असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। अगर संगठित क्षेत्र की मेरे प्यारे साथियों बातचीत की जाए तो संगठित क्षेत्र के अंतर्गत ध्यान रखिएगा सबसे जो बड़ा माना जाता है वह माना जाता है रेलवे। लगभग रेलवे ने 16 से 17 लाख लोगों को रोजगार दिया है संगठित क्षेत्र के अंतर्गत। लेकिन अगर बात करें भारत में सबसे ज्यादा रोजगार देने के लिए तो कपड़ा क्षेत्र को माना जाता है, कपड़ा उद्योग को माना जाता है, जिसने लगभग 27 लाख लोगों को रोजगार सृजन किया है। 27 लाख लोगों को रोजगार इसने दिया है, यह भी तथ्य आप ध्यान में रखिएगा। तो इसने क्या किया? 27 लाख लोगों को रोजगार दिया, इसमें 16 लाख लोगों को रोजगार दिया गया। जैसे कि मान लीजिए बड़ी बड़ी जो एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं वह भी संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। अगर जिस संस्था में मैं अभी अध्यापन का कार्य कर रहा हूं उस संस्था में यहां के कर्मचारियों का सीमित समय पे आना, सीमित समय पे जाना, सीमित घंटे कार्य करना, सीमित छुट्टी का होना, तो ये सारी चीजें तय हैं। तो यह संस्था भी क्या कहलाएगी? यह संस्था भी कहलाएगी आपका जो है कि संगठित क्षेत्र। तो ध्यान रखिएगा इन चीजों को। और जैसे कि मैंने आपको बताया प्राथमिक क्षेत्र में कृषि हो गया, बालू खनन हो गया, खनिज खनन हो गया, कृषि से संबंधित जितने भी प्राकृतिक क्षेत्र आएंगे प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे। द्वितीय क्षेत्र में आपका मशीन बनाना, कल पुर्जे बनाना, इसके अलावा मान लीजिए कि उसी लोहे के द्वारा आपने एक सिलाई की मशीन बना दी, तो जितने भी कल कारखाने आएंगे आपका द्वितीय सेक्टर में आएंगे। तृतीय सेक्टर में अगर बात कर लें तो सेवा, जैसे कि मान लीजिए बैंक हुआ, हॉस्पिटल हुआ, हम शिक्षा प्रोवाइड करा रहे हैं, तो ये सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब देखिए जो प्राथमिक सेक्टर होता है मेरे प्यारे साथियों, एक चीज मैं बताता चलूं कि प्राथमिक सेक्टर में जगह की और लोगों की बहुत बड़ी मात्रा में जरूरत होती है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 1 कट्ठा जमीन है, 1 कट्ठा जमीन में कितना गेहूं का उत्पादन कर लीजिएगा? आप नहीं कर पाइएगा। तो इसीलिए आपको यह देखने को मिलेगा कि प्राथमिक क्षेत्र में जगह और लोगों की तो ज्यादा जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर इसके योगदान की बात करें तो इसका योगदान मात्र 16 से 17% है हमारी अर्थव्यवस्था में। और अगर द्वितीय सेक्टर की बात करें तो इसमें जगह की प्राथमिक क्षेत्र की तुलना में कम जरूरत पड़ती है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपको एक मतलब कार बनाने वाली फैक्ट्री खड़ा करना है, तो कार बनाने वाली फैक्ट्री आपकी हो सकता है कि 2 बीघे में भी खड़ी हो जाए, इसके लिए 200 बीघे की तो जरूरत है नहीं, तो आप इसको भी यहाँ पे कर सकते हैं, तो इसके लिए कम जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर तृतीय क्षेत्र की बात करें, जैसे कि मान लीजिए कि आपने एक कार की जो है कि होंडा की एजेंसी डाल ली, तो इसमें क्या होता है तृतीय सेक्टर में लागत ज्यादा लगती है लेकिन यहां से पैसा ज्यादा निकलता है। लागत ज्यादा लगी यानी कि रिस्क आपने ज्यादा सहा, तो यहां से आप पैसा भी ज्यादा बड़ी मात्रा में कमा पा रहे हैं। तो यह चीज आपको कहां देखने को मिलेगी मेरे प्यारे साथियों? तृतीय सेक्टर में देखने को मिलेगी, तृतीय क्षेत्र में देखने को मिलेगी, टर्सरी सेक्टर में देखने को मिलेगी। तो यहां पे क्या होता है, यहां पे जो है कि जन संसाधन यानी कि जो ह्यूमन रिसोर्सेस कम लगते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर जो ह्यूमन रिसोर्सेस है, मानव संसाधन है, यहाँ पे कम लगा और यहाँ से आय की प्राप्ति ज्यादा हो रही है। जैसे कि जब आप जाते हैं किसी हॉस्पिटल में मात्र 15 से 20 लोग कार्य करने वाले हैं और हॉस्पिटल का एक दिन का टर्नओवर मान लीजिए कि लगभग 2-2.5 लाख रुपए है। वहीं अगर आप कृषि सेक्टर में चले जाइए, 20 बीघे बाबूजी खेत जोत रहे हैं और पता चला कि उनसे मात्र 6 से 7 लाख रुपए की कमाई कर पा रहे हैं, अगर हर महीने के हिसाब से निकाल दिया जाए तो किसी को 20,000 रुपया ना नहीं मिले, तो वहां पर यह दिक्कत होती है। और तृतीय क्षेत्र में लाभ ज्यादा अर्जित किया जाता है। तो ये चीज आपने समझी। संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र आपने समझा, यानी कि संगठित क्षेत्र के अंतर्गत रेलवे आ जाएगा। बाकी के जैसे असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत अगर बात करें तो जैसे मान लीजिए कि जो भी छोटी मोटी कंपनियां हो गई, चाहे जितने भी मतलब ठेले कुलचे वाले हो गए, तो ये सब असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। अगर बात करें स्वामित्व के आधार पर तो मेरे प्यारे साथियों ध्यान रखिएगा, एक होता है सार्वजनिक क्षेत्र। क्या होता है? सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक, जैसे कि जिसको आप सरकारी क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र। एक होता है निजी क्षेत्र। निजी में क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, जब भी निजी की बात की जाती है तो उसके आगे पीवीटी एलटीडी लगा रहता है, यानी कि प्राइवेट लिमिटेड लगा रहता है। इस पीवीटी एलटीडी का मतलब क्या होता है, या तो इसमें 2 लोग हैं या तो 2 से अधिक लोग हैं, 2 से अधिक 50 लोग हैं।
तो वहां पर यह चीज देखने को मिलती है। अगर वहां पर मान लीजिए कि प्राइवेट लिमिटेड नहीं लगा है, सिर्फ कंपनी का नाम लिखा है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में स्वामित्व है, वह कंपनी सिर्फ एक व्यक्ति के नाम से चल रही है, यानी कि वन पर्सन, वह जो है कि 1% कंपनी हो जाती है। तो ये चीज आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों एक होता है ट्रिपल, यानी कि संयुक्त क्षेत्र, ट्रिपल पी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। जैसे कि आपका मेट्रो वगैरह देखने को हो गया। जैसे देखिए रेलवे आपका क्या चला जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत चला जाएगा, लेकिन मेट्रो आपका क्या चला जाएगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत चला जाएगा। तो उसको हम ट्रिपल पी के अंतर्गत पढ़ते हैं। भारत आजकल ट्रिपल पी को लेकर के ज्यादा कार्य कर रहा है। ट्रिपल पी पे इसलिए कार्य किया जा रहा है क्योंकि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, जिसको ज्वाइंट पार्टनरशिप भी बोला जाता है, ज्वाइंट वेंचर भी बोला जाता है, तो उसके आधार पर जो है कि संयुक्त क्षेत्र के आधार पर यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के द्वारा चीजों को आगे बढ़ाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई सड़क पास करनी है, तो सड़क पास करनी है, अगर उस सड़क का उपयोग टाटा के द्वारा भी किया जा रहा है, तो उस सड़क का उपयोग मान लीजिए कि अंबुजा सीमेंट की कंपनी के द्वारा भी किया जा रहा है, तो वह कह देंगे कि एक काम करिए, टाटा वाला क्या करेगा कि जब इस सड़क का निर्माण किया जाएगा तो उसमें जो भी सरिया स्टील से रिलेटेड जो काम होंगे वो पैसा दे देंगे, और इसके अलावा जो आपका सीमेंट से रिलेटेड होगा तो आपका अंबुजा सीमेंट वाला दे देगा, और बाकी जो है कि सरकार दे देगी। सरकार अपने पास 51% स्वामित्व रख लेगी और बाकी के इन दोनों के पास बांट देगी, जो जिस तरीके से यहाँ पर योगदान करेगा। जब इससे जगह जगह पे टोल टैक्स लगा दिए जाएंगे, जो टोल से पैसा प्राप्त होगा वह इनमें इनके शेयर के आधार पर बांट दिया जाएगा। तो इस तरीके से चीजें आपको देखने को मिलती है। एक होता है सहकारी क्षेत्र, जैसे कि कोऑपरेटिव बैंक्स आपने देखे होंगे, तो सहकारी क्षेत्र भी जो है कि स्वामित्व के आधार पर तय किया जाता है। उसमें भी निजी लोग होते हैं, प्लस सरकार का भी उसमें हस्तक्षेप होता है। सरकार उसमें क्या करती है, जैसे कि मान लीजिए कि शिक्षा का कोई कार्य दे दिया गया, कि मान लीजिए कि वाईसी जो यूथ कंपटीशन टाइम्स है, इनको दे दिया गया कि आप प्रयागराज में शिक्षा को बेहतर करिए। शिक्षा को बेहतर करने के लिए सरकार ने क्या किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर की सारी जिम्मेदारी हम संभाल लेंगे, बाकी एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड जितनी चीजें हैं उसको आप संभालिएगा। तो इसमें क्या होगा कि जो टीचर्स वगैरह प्रोवाइड कराएंगे उसकी व्यवस्था कैसे की जाए, क्लासेस किस तरीके से प्रोवाइड की जाए, वो सारा कार्य वाईसीटी करेगी। बाकी कहाँ पे स्कूल वगैरह डालने हैं उनके लिए जो भी पैसा खर्च होगा वह सरकार करेगी। तो एक तरीके से आप सरकार सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत देखते हैं। तो टोटल आपने जाना कि अर्थव्यवस्था किन किन क्षेत्रों से इसको आय का स्रोत प्राप्त होता है, कहां कहां से आय प्राप्त होती है। अब इसके बाद जब हम देखेंगे कि आखिर एक अर्थव्यवस्था को रन करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि पूंजी हुआ, संसाधन हुआ, एक क्षेत्र हुआ, और उसके बाद होता है उद्यमी, यानी कि आखिर यह सब रिस्क लेने के लिए आखिर आगे कौन आ रहा है, तो उसको कहा जाता है उद्यमी। तो उसको उसके उद्यमिता का पैसा दिया जाता है। तो इन सारी चीजों पर हम डिस्कशन करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। अब मान लीजिए कि आपके पिताजी किसान हैं, आपके पिताजी किसान हैं, तो अगर स्वभाव के आधार पर बात करें तो आपके पिताजी प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, परंतु अगर शर्तों के आधार पर बात करें तो आपके पिताजी जो है कि असंगठित क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। क्योंकि आपके पिताजी हो सकता है कि आज खेत में न जाएं, वो कहेंगे चलो कोई बात नहीं, पानी चलाना था कल, हम 2 दिन बाद पानी चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो वह असंगठित क्षेत्र में आ जाएंगे। अगर स्वामित्व के आधार पर बात की जाए तो आपके पिताजी का खुद का अगर खेत है तो आपके पिताजी निजी स्वामी हो जाएंगे। और अगर मान लीजिए कि बात की जाए कि आपके पिताजी किसी कारखाने में काम कर रहे हैं, तो कारखाने में क्या हो रहा है, विनिर्माण हो रहा है। हो सकता है कि लोहे की नलियां बनाई जा रही, हो सकता है कि जैसे कि मान लीजिए कि यह जिसपे पढ़ा रहे पैनल बनाया जा रहा हो। तो जब कारखाने में काम करेंगे तो वह स्वभाव के आधार पर तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। लेकिन अगर यह पैनल बनाने वाली कंपनी एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, उसमें मान लीजिए कि तय है कि इतने घंटे काम करना है, 8 घंटे काम करना है, वैसे जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, एमएनसी यानी कि मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं, वह जो है कि ऑर्गेनाइज्ड ही होती हैं, तो आपके पिताजी संगठित के अंतर्गत आ जाएंगे। और अगर ऐसे ही किसी भी मान लीजिए कंपनी में एरू गैरू नथु गैरू कंपनी में कार्य कर रहे हैं तो आपके पिताजी असंगठित क्षेत्र से आ जाएंगे। और अगर बात की जाए स्वामित्व के आधार पर तो वह कंपनी सरकारी अगर है तो सार्वजनिक क्षेत्र से आएंगे, और अगर किसी निजी व्यक्ति के द्वारा प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा काम कराया जा रहा है तो निजी सेक्टर में कार्य कर रहे हैं। ऐसे ही मान लीजिए कि आपके पिताजी डॉक्टर है, आपके पिताजी मान लीजिए कि डॉक्टर हैं, तो अगर आपके पिताजी डॉक्टर हैं तब आपको क्या देखने को मिलेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको देखने को मिलेगा कि आपके पिताजी स्वभाव के आधार पर तो तृतीय क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, परंतु अगर इनकी बात करें तो इनका अगर मान लीजिए कि अगर सरकारी डॉक्टर है तो सरकारी डॉक्टर है तो फिक्स है कि डॉक्टर साहब को 10 बजे आना है, 4 बजे जाना है, बात खत्म। डॉक्टर साहब को एक दिन छुट्टी मिलेगी, बात खत्म, तो वो आपके संगठित क्षेत्र में आ जाएंगे। लेकिन अगर पिताजी का खुद का कोई क्लिनिक है, जैसे मान लीजिए कि पिताजी झोला छाप डॉक्टर हो, तो वो असंगठित क्षेत्र में आ जाएंगे, क्योंकि उनको नहीं पता है। और मान लीजिए कि अगर उनको मन किया कि चलो ठीक है आज नहीं खोलना है तो नहीं खोलेंगे, तो ये चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और इसके अलावा अगर हम बात करें मेरे प्यारे साथियों, स्वामित्व के आधार पर आपके पिताजी अगर
खुद का कोई क्लिनिक चला रहे हैं तो निजी सेक्टर के अंतर्गत आएंगे, और अगर मान लीजिए कि सरकारी क्षेत्र में हो तो वह सार्वजनिक सेक्टर में आ जाएंगे। तो इस तरीके से इन चीजों को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी एक सामान्य समझ का विकास किया जा सके। तो मेरे प्यारे साथियों, YCT यूट्यूब चैनल यानी कि यूथ कंपटीशन टाइम्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से यह वीडियो लेक्चर आप लोग सभी तक पहुंचाया गया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। ऐसे ही साथ और प्यार बनाए रखिएगा। आप हमारा उत्साहवर्धन करते चलिए, हम आपका ज्ञानवर्धन करते चलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।